मैं जानना चाहता हूं कि ये 55 खंभे लाल दीवारों में ये वो लाल दीवार कहाँ की थी? वो 55 खंभे कौन से थे? और उसकी जो किरदार हैं कहीं वो किरदार आपने कैसे गढ़ा? इतना अकेलापन या इतना प्रेम, इतनी सहजता, इतनी स्वीकार्यता और जीवन का जो दृष्टिकोण आपने दिया उस पर शायद हिंदी साहित्य जगत में जो नारी चरित्र का वितान है वो खड़ा होता है वहां के बाद से। मैंने 1956 में दिल्ली का जो अब बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज में 3 साल पढ़ाया था। तो तब वो नया नया बना था और हम लोग और इतनी दूर था वो शहर से कि कोई रिक्शा दूर कोई टैक्सी वाला तक नहीं जाता था और वो हम लोगों को मूलचंद हॉस्पिटल के पास छोड़ देते थे और वहाँ से हम लोग चप्पल फटकारते हुए अकेले जाते थे, बिल्कुल सुनसान बियाबान। तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड थी जो कि वहाँ रहती थी टीचर्स क्वार्टर में। तो शाम को कुछ करने को नहीं होता था तो हम लोग लॉन पे बैठ के कॉलेज की तरफ मुंह करके गिनने की कोशिश करते थे कि इसमें कितने खंभे हैं और कभी हम लोगों ने पूरा नहीं, बीच में बोर हो जाते थे और उसकी दीवारें भी लाल हैं। तो वहाँ जो कुछ ऐसी अध्यापिकाएं थी जो उसमें मिसेस शास्त्री हैं उस तरह की भी, और कुछ ऐसी थी जो कि कहती नहीं थी मगर विवाह के लिए लालायित थी। तो और मेरी जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी शशि गुप्ता, मैंने बहुत बेधड़क, क्योंकि वो पढ़ती वढ़ती नहीं थी इसलिए उनकी नौकरानी का नाम भौरी, उनका अपार्टमेंट, उनका फ्लैट, उनके कपड़े, उनके बुंदे, उनकी रूपरेखा सब मैंने उड़ा दी उसको। बल्कि बाद में जब ये प्रकाशित हुआ तो बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की कि उनका प्रेमी कौन था मगर वो तो काल्पनिक था, मुझे ये नहीं याद। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे मन में अपने से बड़ी स्त्री से छोटा युवक इतने प्यार करने वाला वो कल्पना कहाँ से आई, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आई। मगर इतने सालों बाद अब मैं देखती हूँ कि तो बहुत आम बात हो गई है। जब मैंने 55 खंबे लिखा था तब इसने लोगों को चौंकाया था, क्योंकि स्त्री के मन में क्या है उपन्यास में सुषमा कभी ये अभिव्यक्त नहीं करती कि वो विवाह के लिए लालायित है, मगर वो अकेली है और उसने पुत्र की भूमिका ले ली है। एक बार वो कहती है अपने पिता से कि अगर मैं लड़का होती तो मैं यही करती। तो ये सब कल्पना शायद वातावरण में थी या मेरे विचार में थी, मुझे नहीं ये कल्पना आपके जहन में, आपके दिल में थी जो आज तक झलक रही है। मैं आपका जो आपके जीवन में जो सुषमा का संवेदना जगत था, उषा प्रेमवदा की जिंदगी का जो कैनवास है और उसमें प्रेम जिस तरह से आता है, और आप किशोरी रही होंगी जब यह देश आजाद हुआ था। जी हाँ। और उस जमाने में लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली का आज तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलेज है और उस जमाने में भी इतना ही प्रतिष्ठित रहा होगा। वहाँ से अमेरिका और अमेरिकी समाज में जिस तरह का खुलापन है, वहाँ जाने के बाद आप दक्षिण एशियाई भारतीय भाषाओं पर जो काम आपका है, मैं जानना चाहता हूँ आपके जीवन में जो प्रेम है उसके बारे में बताएं। क्योंकि देखिए इस मंच पे बातें तो वो जो खंभे और दीवारें हैं ना उसके बीच वाली होनी है। हाँ, जब मेरा बहुत एक तरह से बहुत पारंपरिक जीवन था और बहुत सीमित जीवन था, पढ़ने लिखने का था, मुझे बाहर की दुनिया में कोई रुचि नहीं थी। जैसे आजकल की मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ तो लिव इन और बॉयफ्रेंड, वो सब हमारे ज़माने में नहीं था और ना हमारे दिमाग में ये आता था। तो ये मालूम नहीं कहाँ से ये हुआ। अच्छा, जयप्रकाश जी ने पूछा है तो आपसे बहुत निजी बात मैं शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अक्सर शेयर नहीं करती। वो ये है कि जब मैं वहाँ गई और मैंने 1 साल पढ़ा तो मेरी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कि
मुझसे बिल्कुल अलग थे। वो स्वीडिश थे और उनका परिवार हेलसिंकी में था और हम लोग, हमारी एक परिचित फिनिश फ्रेंड थी, उनके थ्रू हमारा परिचय हुआ। तो हम तो पढ़ने लिखने वाले थे, हमें उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और ना हम ये सोचते थे। हम सोचते थे कि आए हैं, 1 साल पढ़ेंगे फिर लौट के चले जाएंगे। मगर वो पता नहीं कैसे वो मेरे प्रेम में पड़ गए। और जब उन्होंने वो मुझसे व्यक्त किया तब मेरे मन में बहुत ऊहापोह हुआ, क्योंकि भारत, मेरी माँ, हिंदी, इन सब से मैं इतने गहराई से जुड़ी थी कि ये सोचना कि ये सब सोचकर एकदम बिल्कुल फर्क सभ्यता में प्रवेश करना, मैं बहुत दिन असमंजस में रही। मगर फिर अगर मैंने 55 खंबे न लिखा होता तो मैं ये कदम न उठाती। देखिए, साहित्य जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, आप इसको समझ सकते हैं कि 55 खंबे लिख चुकी थी, इसलिए जब जीवन में प्रेम आया तो उसकी तरफ जो एक तरह की हिचकिचाहट थी, इसके बावजूद आपने स्वीकार किया। जी हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसे अस्वीकार करके भारत लौट जाऊंगी तो मुझे पूरी जिंदगी ये लगता रहेगा कि पता नहीं मेरा जीवन वहाँ कैसा होता। इसलिए, और मुझे मालूम भी था कि मेरे परिवार का हृदय टूट जाएगा, क्योंकि उस समय 1962 में इस तरह की विवाह बहुत प्रचलित नहीं थे। अब तो बहुत प्रचलित हो गए हैं, तब इतने प्रचलित नहीं थे। मगर हम दोनों ही विद्यार्थी थे, हम लोगों ने विवाह कर लिया और मैं ये कहूँगी कि इस विवाह ने मेरा जीवन बहुत समृद्ध किया, क्योंकि मुझे स्वीडिश लेखकों से मिलना हुआ, एक यूरोपीय सभ्यता से मिलना हुआ। उसने जैसे कि मेरा व्यक्तित्व जो था वो संकुचित था, वो एक जैसे डिब्बे में बंद था और इस विवाह ने उसका ढकना खोल दिया। तो मेरे जीवन में बहुत से नए आयाम आए, जो कि मेरे विचारों में परिवर्तन आया। मगर एक बात हुई, मुझे ये पता चला बहुत शिद्दत से कि मैं भारत से कभी अलग नहीं हो सकती। वाह, कितनी बड़ी बात आपने कही। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वहाँ अध्यापन भी लंबे समय तक आपने किया, अभी भी मुझे लगता है कि जब भी आपको मौका मिलता होगा आप शिक्षा देना नहीं भूलती होंगी। अमेरिकी समाज में प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं होता, इसलिए बार बार पढ़ाने के लिए हमारे देश की तरह से नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस समय आप भारत छोड़ा तो कभी नहीं था, क्योंकि छोड़ा होता तो आपका लेखन अंग्रेजी में होता और बहुत सारा डॉलर आपके अकाउंट में होता। आपने हिंदी में लिखा, आज तक लिख रही हैं, आपकी रचनाएं आज भी आती रहती हैं। अशोक जी खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं, राजकमल प्रकाशन समूह के मुखिया। लगातार किताबें बीत रही हैं, आपके एक और प्रकाशक इधर बैठे हैं, तो लगातार आप डिमांड में रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जो छात्राएं हैं जिनको आप देख रही थी, यहाँ पढ़ा के गई थी, और जो अमेरिकी छात्राएं जिनसे आपका वास्ता पड़ा, जिनको आपने लंबे कई दशकों तक पढ़ाया, उन दोनों की मानसिकता में क्या अंतर है? वो जो लड़कियां हैं जो हमारे समाज में हैं और जो उस समाज में हैं, पाश्चात्य जगत को लेके एक बहुत यूटोपिया है हमारे दिमाग में, बहुत सारा आता है कि वहाँ की लड़कियों बहुत खुलापन है। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल क्या हैं? जी हाँ, जिस समय मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय यहाँ के समाज में इतना खुलापन नहीं था, और अमेरिका में भी 60s में विमेंस लिबरेशन शुरू हो चुका था, इसलिए समाज धीरे धीरे खुल रहा था वहाँ पर। और जो वहाँ पुरानी जनरेशन थी वो तो अपनी परिपाटी को पकड़े हुए थी, मगर जो नई जनरेशन आ रही थी वो मन में दूसरी तरह से सोचने लगी थी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी में मैंने इसलिए लिखा, जैसे मैं अपनी त्वचा को नहीं बदल सकती उसी तरह से मैं हिंदी को नहीं बदल सकती, इसलिए मैंने हमेशा हिंदी में लिखा। और अंतर ये आया कि जो अब वहाँ भारतीय लोग बस गए हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता में और अमेरिकन बच्चों की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। ये स्ट्रगल सिर्फ
संधि काल के लोगों में थी। जो मेरे साथ जो लोग गए थे, उनके जो बच्चे हुए थे, उनको बहुत संक्रांति काल था, और मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी वही लोग थे। तो कई लोग आगे मुझसे कहते थे कि हमारे पेरेंट्स तो इंडिया की इतनी बुराई करते हैं, मगर यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, यू आर सो प्राउड ऑफ इंडिया। और आप हमेशा हमसे कहती हैं कि हमें कभी लज्जित नहीं होना चाहिए अमेरिकन्स के सामने, इनकी सभ्यता क्या है, 250 साल की इनकी सभ्यता है। तो बहुत से मेरे उस जनरेशन के विद्यार्थी थे जिन्हें मेरे क्लास में आके, मुझसे संपर्क में आके, विशेष तौर से लड़कियों ने अपनी एक धारा नियत की। मगर अब जो आ रहे हैं बच्चे, वो भारत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्हें भारत की वही जो छवि है, जो उपनिवेशवाद की छवि है, वो छवि है। वो भारत आना नहीं चाहते हैं, भारत रहना नहीं चाहते हैं, भारतीय भाषा सीखना नहीं चाहते हैं, वो साहित्य नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होना चाहते हैं। और इसलिए जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ ये दिक्कत आती है कि उनका रंग जो है वो अभी भी भारतीय है। क्या बात है। मैं एक सवाल मेरा ये है कि आप गुलाम भारत में पैदा हुई, आज़ाद भारत में आज हमारे सामने 2022 में बैठी हुई हैं। भारत कभी आपसे छूटा नहीं, लेकिन जो बदलाव की हमारी यात्रा है भारतीय समाज में और साहित्य जगत में, सियासत की बात मैं नहीं करूंगा, ये साहित्य का मंच है। भारत में जो बदलाव हुआ है उसको आप किस रूप में देखती हैं? वो सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रहा है या विनष्ट की तरफ बढ़ रहा है? हम सृजन कर रहे हैं या हम शोर शराबा कर रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस पर जो बदलाव आपने देखा है, जहां से शुरू किया था जब आप भारत छोड़ के अमेरिका गई और लगातार भारत आती रही, जो बदलाव देखा उसे किस रूप में दर्ज करती हैं और कैसा महसूस करती हैं उसको? देखिए, मैं तो सोचती हूँ कि आजकल भारत के युवा लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन आया है वो बहुत अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि जो हमारी सदियों से आती हुई जो स्त्री को बांधने वाली परंपराएं थी, वो आज का युवा ही तोड़ेगा। आज की बेटियां ही समाज बदलेंगी, बहुएं नहीं बदलेंगी, बेटियां समाज बदलेंगी। और मैंने हाल में एक यंग लेखिका से यही कहा कि अगर हमारा लेखन एक स्त्री के जीवन को बदल सकता है तो हमारा लेखन सार्थक है। भले ही हमें पुरस्कार न मिले या तालियां न मिले, मगर अगर हमारी किताब पढ़कर, हमारी कहानी पढ़कर कोई सोचता है कि अच्छा हाँ ये भी विकल्प है, तो लेखन सार्थक है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि लेखक को हमेशा समाज से जुड़ा रहना चाहिए और समाज की बदलती गतिविधियों को देखना चाहिए। मुझे यहाँ आए मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हैं, मगर इस बीच में मैंने जो नए लेखक हैं उनकी मैंने पूरी तो नहीं मगर थोड़ी किताबें पढ़ी हैं, और जो लिख रहे हैं उससे मुझे बहुत आशा बंधती है, क्योंकि आंचलिकता, गिरे हुए लोग, किसानों के ऊपर तो प्रेमचंद लिख चुके हैं, मगर आजकल के लेखक जो लिख रहे हैं वो दूसरे नज़रिए से लिख रहे हैं, वो दूसरी तरह से लिख रहे हैं। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग अपनी जड़ें पकड़े हुए हैं मगर बदलाव ला रहे हैं, उसी से हमारे समाज में, हमारे देश में बदलाव आएगा। और जो लोग एकदम पश्चिम के हो गए हैं, पश्चिम की प्रणाली को उन्होंने अपना लिया है, मेरे ख्याल में वो अधिक दिन नहीं चलेगा। वो कुछ जनरेशन्स के बाद भारत का नक्शा बदलेगा, मगर मैं बहुत आशावान हूँ उसके बारे में। आप हमेशा से आशावादी रही हैं और आशा में ही सुषमा को आपने पूरे समय, पूरी जिंदगी लटका के रखा।